अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर हम कोल पावर प्लांट को कंप्लीट करेंगे और यानी उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि कोल कैसे हम कहाँ से लेकर आ रहे होते हैं, उसको कैसे बर्न करते हैं, कौन-कौन से स्टेप से गुज़ारते हैं, कैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि कोयले को हम इस्तेमाल करते हैं पानी को हीट करने के लिए, पानी को हीट करके हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और फिर उससे स्टीम टरबाइन को आगे चला रहे होते हैं। और उसके थ्रू फिर हम लोग जनरेटर को कपल करके उसको हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। कोयले से डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करते जिस तरह हम लोग सोलर पैनल्स के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या इवन गैस टरबाइन से कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास गैस टरबाइंस भी एग्जिस्ट करती हैं। गैस से हम लोग गैस टरबाइंस को रन कर सकते हैं या हम उससे भी मतलब स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे हम कोयले से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास कोयला लेकर आते हैं हम लोग एक कोल पावर प्लांट के पास। ये हमारा कोल पावर प्लांट जो लगा हुआ है, ये कोल पावर प्लांट हम लोग काफ़ी दूर लगाते हैं इंसानी आबादी से। उसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह पावर ट्रांसमिशन जिसमें आपको बताऊंगा कि बिजली को हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाते हैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल हमारा कोल पावर प्लांट या कोई भी पावर प्लांट होता है वो इंसानी आबादी से बहुत ज़्यादा दूर लगाया जाता है। तो वहाँ पे कोयला लेके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोयला तो निकल रहा है कान से और वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। और जो पावर प्लांट लगा हुआ है वो किसी और साइड पे लगा होता है जहाँ पे हमने काफ़ी फैक्टर्स को देखना होता है। एक चीज़ जो हमने देखनी है कि कोयले से जो हम बिजली पैदा कर रहे हैं स्टीम टरबाइन को ठंडा करने के लिए या उस पूरे सिस्टम को ठंडा रखने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो अक्सर हमारा कोल पावर प्लांट वहाँ लगा होता है जहाँ पे पानी मौजूद है, जैसे कि दरिया है या वहाँ पे नहर जा रही है। तो हम लोग ट्रेन्स के थ्रू फॉर एग्ज़ाम्पल और हम लोग ट्रेन्स के थ्रू अपने कोल पावर प्लांट के अंदर कोयला पहुंचा देते हैं और उसको स्टोरेज के अंदर सेव कर लेते हैं। हम लोग स्टोरेज में सेव इसलिए करते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी इशू की वजह से ट्रेन आपका पास कोयला लेके नहीं आई, तो आप इसकी वजह से पावर प्लांट बंद नहीं कर सकते कि हमारे पास कोयला ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग पहले से इसको स्टोर करके रख लेते हो। तो उसके बाद अब हम लोग चलते हैं कि पावर प्लांट वर्क कैसे कर रहा होता है। तो सबसे पहले हमारे पास कोयला जो है ये हमारे पास, अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक कन्वेयर बेल्ट है। इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू हम लोग कोयले को लेके जाते हैं पावर प्लांट के अंदर। ये हमारे पास एक सिस्टम है जहाँ पे हम लोग कोल हॉपर भी इसको कहते हैं, यानी हमने यहाँ पे कोयला इकट्ठा कर लिया है और नीचे फिर हम लोग इसको कोल को प्योराइज करते हैं, यानी इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तकसीम करते हैं। कोयले को छोटे छोटे हिस्सों में, मतलब हमारे पास अगर एक कोयला मैं कहूँ तो एक ये कोयल इतना बड़ा पार्ट है, हम इसको इतने छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप खुद भी देखें, अगर आपने कभी बारबेक्यू किया हो तो आपको आइडिया होगा कि ये बड़े पीस को जलाना और छोटे पीस को जलाने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। और बड़ा पीस अक्सर पूरा नहीं जलता, जबकि जो छोटा पीस है उसकी कंप्लीट बर्निंग होती है। बड़ा पीस के अंदर कुछ पार्ट ऐसा रह जाता है जो बर्न नहीं हो रहा होता। अगर छोटा पीस होगा तो वो कंप्लीट बर्निंग होगी, क्योंकि हमने कोयले की कॉस्ट दी है यानी उसके पैसे दिए हैं, तो हम चाहते हैं वो कंप्लीट बर्न हो ताकि उससे कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म करें और उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल में फाइनली कन्वर्ट करें। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी के अंदर। तो हमारी कोशिश होती है छोटे पीसेस आएँ, उनकी एक कंप्लीट बर्निंग हो और उसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। यानी दरमियान में स्टेप्स भी आते हैं जो मैंने आपको बताया, मैकेनिकल एनर्जी और ये सारे स्टेप्स भी आते हैं। तो हमारे पास कोयला तो आ चुका है जो हम लोग ट्रेन्स के थ्रू स्टोरेज के अंदर लेकर आए, फिर हमने यहाँ लेकर गए, यहाँ पे उसको हमने छोटे पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब हमने कोयले को बर्न करना है। तो बर्न करने के लिए एक सिंपल रूल मैं आपको बता देता हूँ जिसको हम फायर ट्रायंगल कहते हैं। वो ये होता है कि हमारे पास फ्यूल होना चाहिए और हमारे पास एयर होनी चाहिए। एयर का मतलब ऑक्सीजन है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस वो कभी बर्न हो ही नहीं सकता। और प्लस हमें स्पार्क चाहिए। स्पार्क का मतलब कुछ एक शोला चाहिए, यानी आपको जलाने के लिए कुछ इनिशियली चाहिए। तो अगर ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हों तो हमारे पास बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और ये रूल जेनेरिक रूल है। फॉर एग्जांपल आपके पास सुई गैस है घर के अंदर जो आ रही है गैस, उसको आप एयर की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन जो आपके एनवायरनमेंट में है उसकी प्रेजेंस में जब आप एक माचिस के थ्रू जलाते हो तो वो कंटिन्यूसली चलना शुरू हो जाती है। तो आपका फायर ट्रायंगल कंप्लीट होता है और आपकी फायर प्रोड्यूस हो जाती है। सेम इट इस केस लकड़ी का, जैसे आप लकड़ी को जला रहे होते हो। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन चाहिए इस पॉइंट पे। हम उस कोयले को कैसे जलाएं? तो उसके लिए हमारे पास ये वाला पॉइंट है जहाँ पे हम लोग एयर इनटेक करते हैं। और एयर इनटेक मतलब हम लोग अपने इन्वायरमेंट से एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी इन्वायरमेंट के अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट का है उस टेम्परेचर के ऊपर हम लोग एयर को लेकर आते हैं अपने सिस्टम के अंदर। और जाहिर सी बात है एयर को हमें सक करना है, तो हमारे पास एक यहाँ पे एक पंखा यूज़ होता है और बड़ा हैवी किस्म का, जिसको हम कहते हैं
फोर्स ड्राफ्ट फैन और ये वाला पंखा जहाँ पे मैं आपको इंडिकेटर करके दिखा रहा हूँ। इस पंखे के थ्रू हम लोग अपने इन्वायरमेंट से यहाँ से एयर सक करते हैं और एयर यहाँ से मूव करके इसके पास आ जाती है। और एक और चीज़ कि हमारे पास वैसे शुरू में यहाँ पे फिल्टर्स भी लगाए जाते हैं क्योंकि एयर को हम लोग साफ़ करते हैं, क्योंकि हमारा पावर प्लांट जो है उसके अंदर कुछ भी डस्ट वगैरह कुछ आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा हमें कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि पावर प्लांट को हमने प्रॉपर्ली चलाना, उसकी एफिशिएंसी मेंटेन करनी है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ भी इशू आता है, हमारी एफिशिएंसी कम होती है, तो वो मेगावाट्स के अंदर हमें इफेक्ट कर रही होगी। तो फिल्टर्स के थ्रू एयर को मतलब हम लोग प्योरीफाई करते हैं जितना हो सकता है, और फोर्स ड्राफ्ट फैन के थ्रू जो यहाँ पे लगा हुआ है, एयर को एनवायरनमेंट के अंदर से, ये जो आपका एनवायरनमेंट है उससे सक कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद फिर हम एयर को यहाँ पे लेके इस कोल की प्रेजेंस में, यानी कोल को इन प्रेजेंस ऑफ एयर कंबस्ट करते हैं। जब हम कोल को बर्न करेंगे तो आपको पता है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हमारे पास CO2 प्रोड्यूस होगी जो हमें पता है, वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं साथ में, और मेनली ये जो मैं मेन कंपोनेंट्स बता रहा हूँ, और मेन कंपोनेंट्स हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है जो कि हमें चाहिए ताकि हम पानी को कन्वर्ट करें स्टीम के अंदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंबस्चन हो रही है और यहाँ पे हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो रही है, और बाकी फ्लू गैसेस, जो फ्लू गैसेस का मतलब जो कंबस्ट गैसेस होती हैं, जो हमारे पास CO2 H2O और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स और सल्फर के कुछ कंपाउंड्स हो रहे होते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए एक स्टेप के हीट हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, आपको मैं एक पॉइंट बता दूं कि जो फ्लू गैसेस हैं इन्होंने हर हाल के अंदर एग्जिट पास तलाश करके वहाँ से आउट हो जाना है। तो फ्लू गैसेस यानी जो गैसेस ये जो प्रोड्यूस हैं वो क्या करेंगी, ये कंबस्टन चैम्बर से गैसेस यहाँ से आउट होंगी, जो उनके पास पाथ है यहाँ से फ्लो करते हुए इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, और इस पॉइंट के थ्रू होते हुए स्टैक से बाहर निकल जाएंगे, जिसको आप चिमनी भी कह रहे होते हैं, हम लोग इसको पावर प्लांट्स के अंदर स्टैक कह रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि CO2 H2O NOx कंपोनेंट्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आउट हो जाते हैं। तो अब फिलहाल हम लोग इस स्टेप से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास, हमने जाहिर सी बात है स्टीम पावर प्लांट है तो हमें पानी चाहिए, उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास कुछ पानी आ रहा होता है, वो पानी कहाँ से आ रहा है वो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्लियर हो जाएगा। हमारे पास कोई ये कुछ पानी रिसीव हो रहा है, इस पानी को, और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आपको पता है यहाँ पे कंबस्चन हुई है, तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो है वो रफली आप कह लें कि 2000 सेल्सियस के आसपास है, और जो हम लोग आउट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर वो तकरीबन 540 सेल्सियस के आसपास होता है। ये मैं आपको एक प्योर और सही रियल वैल्यूज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन पावर प्लांट्स के ऊपर प्रॉपरली प्रैक्टिकली काम किया हुआ है। तो कंबस्चन के टाइम हमारे पास 2000 सेल्सियस प्रोड्यूस हो चुका है। एक और बात मैं जो भूल गया, आपको कंबस्चन करने से पहले आपकी एक फिक्स रेशियो होती है, मतलब आपका फ्यूल कितना और आपकी एयर कितनी हो। गैस पावर प्लांट्स के केस में फॉर एग्जांपल 100:1 होता है, यानी 100 रेशियो हमारे एयर का होगा और 1 रेशियो हमारा गैस का होगा। तो इसी तरह इस रेशियो के साथ भी हम बर्न करते हैं और हमारे पास यहाँ पे कुछ टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। और हीटर की एग्जांपल आप ले लें, आपको पता है इन्वायरमेंट, अपने अपने रूम के अंदर बात करें, जो रूम का इन्वायरमेंट है वहाँ पे एक साइड पे जहाँ अगर आप हीटर लगा लें तो हीटर के पास ज़्यादा हीट होगी, और जैसे जैसे वहाँ से आगे जाते जाएंगे, एक कमरे की एग्जांपल दे दूँ तो आपको पता है कि वहाँ आहिस्ता आहिस्ता हीट उसकी कम होगी। तो सेम कैसा है, यहाँ पे 2000 सेल्सियस है तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। तो हमारा इनिशियली जो पानी आ रहा होता है, जो आप इन देख रहे हैं, ये जो ट्यूब्स लगी हुई हैं इनको हम वाटर ट्यूब्स कहते हैं, इन ट्यूब्स के अंदर पानी आ रहा होता है। तो यहाँ पे जो कम टेम्परेचर है वो इन पानी को हीट करेगा, और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इकोनोमाइज़र, यानी इस पॉइंट पे हमारा वो पानी हीट अप हो रहा होता है और वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होता है। यहाँ से पानी स्टीम में कन्वर्ट होके हमारे यहाँ पे ये एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं बॉयलर, बॉयलर ड्रम भी हम इसको कह रहे होते हैं, यहाँ पे पहुँच जाता है। इस बॉयलर ड्रम के अंदर स्टीम भी होती है और वो पानी, हीटेड पानी भी मौजूद होता है। हम लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स के थ्रू हीट करते हैं, क्योंकि आप देखें यहाँ पे कम हीट है और ये आहिस्ता आहिस्ता हाई हीट वाले पॉइंट पे जा रहा है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन एक कंप्लीट स्टीम नहीं होती। और ये वाला पानी, और यानी ये वाली स्टीम, जो पानी स्टीम मिक्स है, अगर हम लोग अपने सिस्टम को फैट करेंगे तो ना इसके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो हमारी टरबाइन को रन कर सके, क्योंकि हमारी टरबाइंस को जो रन करा रहा होता है वो दो मेन चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेशर कितना है आपके पानी का, और दूसरा उसका टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेशर है, तो हमें इसका प्रेशर राइज करना है, और हमें इसलिए इसकी नमी बिल्कुल ख़त्म करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे वाटर ड्रम के पास, यानी बॉयलर ड्रम के पास पहुँच के हम लोग इसको एक और स्टेप से गुजारते हैं। हम लोग अब इसको डायरेक्ट हीटिंग स्टेप पे, जो सबसे क्लोजेस्ट है कंबस्टन चैम्बर के, वहाँ से पास करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक और पानी की ट्यूब्स लगी हुई हैं, इसको हम सुपर हीटर कहते हैं।
यहाँ पे आप अपने पानी को सुपर हीट करते हो यानी सुपर सैचुरेटेड बनाते हो। इसकी एग्जांपल जैसा देख लें, अगर आप लोग घर में पानी हीट करते हैं तब पानी बॉयल जब हो रहा होता है उसके अगर जो उससे बुखारात निकल रहे होते हैं, नमी निकल रही होती है, उसके ऊपर अगर हाथ रखें तो आपके हाथ के ऊपर पानी के कतरे बन जाते हैं। यानी आप देखते हैं कोई स्टीम तो है लेकिन वो आपके हाथ पे जैसी आती है तो वो वापस पानी में कन्वर्ट हो रही होती है, तो हम ये कभी नहीं चाहते। इस वजह से हम इसको इस सुपर हीटर से पास करके उसके अंदर से कंप्लीट हम लोग नमी निकाल देते हैं। और यहाँ पे वो इतनी ज़्यादा हाई हीट करके इसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ले जाते हैं, इतने ज़्यादा हीट करते हैं। और फिर इसको हम लोग यहाँ से डायरेक्टली आउट करके, हमारे पास ये आप स्टेप देख रहे हैं, इधर से ये डायरेक्टली आउट करके हमारे पास ये हाई प्रेशर टरबाइन है। हमारे पास स्टीम टरबाइन में 3 टाइप्स होती हैं, एक हाई प्रेशर, एक मीडियम प्रेशर, एक लो प्रेशर। तो हम लोग सुपर सैचुरेटेड या सुपर हीटर से जो सुपर सैचुरेटेड स्टीम होती है वो डायरेक्टली हम लोग हाई प्रेशर टरबाइन को फेड कर देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से मैंने हाई प्रेशर टरबाइन को बॉयलर से आउट करके प्रोवाइड कर दिया। तो हाई प्रेशर टरबाइन से जब ये गुजरेगी तो हमारे स्टीम का टेम्परेचर और प्रेशर कम होता जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ये स्टेप से गुजरता गुजरता कम हो जाएगा। जब इस पॉइंट पे पहुंचता है तो उसका काफ़ी टेम्परेचर कम हो चुका होता है। तो इस पॉइंट से हम लोग स्टीम को वापस लेके जाते हैं एक और स्टेप की तरफ, इस स्टेप की तरफ। हम लोग इसको एक और वाटर मतलब बॉयलर ट्यूब्स के अंदर ले जाते हैं या वाटर ट्यूब्स के अंदर ले जाते हैं जिसको हम कहते हैं रीहीटर। यहाँ पे उस पानी को, वो जो स्टीम है जो कि सुपर सैचुरेटेड थी लेकिन उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, जिसमें नमी बिल्कुल नहीं है, उसको दोबारा से हीट करके उसका टेम्परेचर राइज करते हैं। और उसका यहाँ पे जैसी टेम्परेचर आप देख रहे हैं यहाँ से आउट हुआ है, यहाँ से टेम्परेचर उसका राइज हुआ और यहाँ से आउट करके हम लोग इसको वापस फिर मीडियम टरबाइन के पास ले जाते हैं। फिर वो मीडियम टरबाइन पे जाके फिर वहाँ पे अपना फिर से वर्क डन करती है और फिर से जब वो इस स्टेप से पास करती है वो अपना प्रेशर और टेम्परेचर फिर से लूज़ कर जाती है और उसका टेम्परेचर प्रेशर बहुत कम हो चुका होता है। फिर हम उसको यहाँ पे लो प्रेशर टरबाइन की तरफ फेड कर देते हैं। फिर ये लो प्रेशर टरबाइन में जाके अपना वर्क डन करती है, मतलब टरबाइन को रोटेट कराती है। और मैं एग्जांपल दूँ अगर पाकिस्तान की, तो हमें पता है हमारी 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है और हम अगर 2 पोल्स मशीन यूज़ करें, मतलब हमारा जनरेटर 2 पोल्स हो, तो हमें पता है कि इसको मूव करना चाहिए तकरीबन 3000 आरपीएम्स पे। फार्मूला के थ्रू हमें पता है। तो हम स्टीम टरबाइन को 3000 आरपीएम से मूव कराते हैं, तो ये स्टीम आपकी यहाँ पे मूव कर रही है। और ये जो स्टीम की तीनों फेजेस हैं या तीन इसके पार्ट्स हैं, हाई, मीडियम और लो प्रेशर टरबाइन, इन तीनों के साथ कपल होता है ये हमारा जनरेटर। तो ये जब टरबाइन हम 3000 आरपीएम से मूव कराते हैं तो ये जनरेटर का जो रोटर्स के साथ कपल है वो भी 3000 आरपीएम से मूव करना शुरू कर देता है। और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा यहाँ पे फैराडे के लॉ कंप्लीट होता है, क्योंकि हमने अपने कंडक्टर्स तो वैसे ही हमारे आर्मेचर के ऊपर लगे हुए हैं यानी स्टेटर पे लगे हुए हैं, हमने मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही रोटर की जो वाइंडिंग्स है उस पर क्रिएट की हुई है। तीसरी चीज़ हमें रोटेशन चाहिए थी, वो हमने टर्बाइंस के थ्रू प्रोवाइड कर दी, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इस ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप करते हैं और फिर हमारी ये ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू, ट्रांसमिशन टावर्स के थ्रू हम आगे अपने सिस्टम को या लोड को प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो, अब हम वापस आते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास लास्ट पॉइंट पे जो जो लो प्रेशर टरबाइन से हमारे पास स्टीम आई थी जो बिल्कुल ही एंड हो चुकी है, वो स्टीम तो है लेकिन उसमें प्रेशर और उसमें टेम्परेचर बिल्कुल नहीं है, तो उस स्टीम को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। हमें ज़रूरी है कि उसको वापस कन्वर्ट करें पानी के अंदर, और लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी आपको ये कहता है कि आपको हीट थोड़ी लूज़ करनी पड़ेगी ताकि आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो। फिर हमारे पास यहाँ पे ये हम लोग कंडेंसर्स लगाते हैं। कंडेंसर का मतलब नाम से पता चल रहा है, इसको कंडेंस करेगा यानी वापस इसको कन्वर्ट करेगा वाटर फॉर्म के अंदर। लेकिन हमें ये बात तो अच्छी तरह पता है कि कंडेंसर को का काम कंडेंस करना है, मतलब उसकी हीट को सक करना है। तो हीट को सक करने के लिए हमारे पास कूलिंग टावर्स भी यूज़ होते हैं। एक स्टेप ये है, हम लोग यहाँ पे जो स्टीम आ रही होती है तो उसको कूलिंग टावर्स की तरफ ले जाते हैं। कूलिंग टावर्स में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पंखे लगे हुए होते हैं और कूलिंग टावर्स में वो पंखे इसको ठंडा करते हैं, स्टीम को, ये वापस पानी में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर हम लोग ये कूलिंग टावर के फैंस के थ्रू इसको वापस कंडेंसर में ले जाते हैं। फिर ये हमारे कंडेंसर्स के वाटर पंप लगे हुए होते हैं, यानी कंडेंसर्स के अंदर हम लोग इसको बिल्कुल ठंडा कर रहे होते हैं, मतलब पानी में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस पानी को फिर हम लोग वापस लेके जाते हैं सिस्टम में। इसको सिस्टम में लेके जाने से पहले हम इसको डी एरिएटर से गुजारते हैं, मतलब इसके अंदर से हवा अगर आ गई है
तो उस पानी के अंदर से बिल्कुल हवा निकाल लेते हैं। इस पानी को थोड़ा सा हीट करते हैं और फिर इसको पानी को वापस इकोनोमाइज़र में ले जाते हैं, जो कि मेरा फर्स्ट स्टेप था, जो मैं आपको एक्सप्लेन करता कि शुरू में हम लोग पानी कुछ लेके आते हैं। तो वो पानी जो शुरू में इस पॉइंट पे इकोनोमाइज़र तक आ रहा था, वो एक्चुअली आ रहा होता है आपके कंडेंसर से ठंडा होके, यानी आपकी जो स्टीम ने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया था वो वापस पानी में कन्वर्ट होकर आपके इकोनोमाइज़र पे आता है। फिर इकोनोमाइज़र में उसको थोड़ा हीट करते हैं और फिर से वही सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट पॉइंट आता है कि आपकी जो फ्लू गैसेस थी जो हमने यहाँ पे कंबस्ट की, उन्होंने सुपर हीटर से पास किया, उसके बाद वो रीहीटर को पास करके गए और फिर वो इकोनोमाइज़र को पास किए, यानी इन 3 स्टेप्स के अंदर अपनी एनर्जी लूज़ करते रहे। तो अब हमने उसको आउट करना है अपने इन्वायरमेंट के अंदर। तो इन्वायरमेंट में आउट करने से पहले हमारे पास एक और इशू है। वो इशू ये है कि हमारे हीट जो है सिस्टम फ्लू गैसेस के अंदर वो अभी भी इतनी हीट है कि हम उससे हीट थोड़ी सक कर सकते हैं। यानी अगर मैं ये इन्वायरमेंट में वापस रिलीज़ कर दूं तो ये मेरा नुकसान ही है। मतलब मैंने कोल बर्न करके इसको हीट किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो हीट मौजूद है, यहाँ पे इस पॉइंट को हम कहते हैं एयर प्री हीटर। ये जो आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, तो हमारे पास जब इन्वायरमेंट से हम लोग शुरू में एयर सक कर रहे होते हैं कंबस्टन के लिए, वो एयर जब ये आप देख रहे हैं, ये जो डार्क ब्लू टाइप के कलर्स हैं, ग्रे कलर का है, और यहाँ पे वाइट कलर वाली तो हमारी आउट होने वाली गैसेज हैं और यहाँ से हम इन कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे एक मेटालिक प्लेट आप सपोज कर लें लगा लेते हैं। तो हमारी ये आउट होने वाली गैसेज यहाँ से जब आउट होती हैं इस मेटालिक प्लेट को हीट करती हैं, और जो इन होने वाली गैसेज हैं जब वो यहाँ से पास हो रही होती है तो वो मेटालिक उस प्लेट को जो हीट कर रही होती हैं, फ्लू गैसेज या आउट होने वाली गैसेज, उसके थ्रू हीट अप होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से आउट होने वाली गैसेस उस मेटालिक प्लेट को हीट कर जाती हैं, इन वाली होने वाली गैसेस उस मेटालिक प्लेट के थ्रू हीट अप हो जाती हैं, और इस तरीके से हमारी ये जाती जाती गैसेस को हीट अप करके चली जाती हैं। हम इसको हीट अप क्यों कर रहे होते हैं? हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। क्योंकि मैं आपको ये एक पॉइंट इसका क्लियर कर देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 25 सेल्सियस पे एयर को सक करता हूँ और मैंने कंबस्टन के लिए, मतलब आपको पता है फ्लू गैसेस के लिए 2000 सेल्सियस पे लेके जाना है, तो पहला स्टेप तो ये है कि मैं 25 सेल्सियस एयर को हीट अप करूँ। मतलब इसको फॉर एग्जांपल 50 सेल्सियस पे लेके जाऊँ और फिर कंबस्टन कराऊँ। मतलब मुझे कुछ हीट अपनी इस एयर को हीट अप करने में लगी है। अगर मैं शुरू में एयर थोड़ी हीट अप ले लूँ, मतलब फॉर एग्जांपल 50 सेल्सियस पे उठा लूँ, तो मुझे अपने मतलब एयर को 50 सेल्सियस तक लाने के लिए जो हीट यूज़ करनी पड़ेगी वो कम होगी। मतलब 75 सेल्सियस पे अगर मैंने लेके जाना था, तो 25 से 75 सेल्सियस पे लेके जाने के लिए मुझे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, और 50 से 75 सेल्सियस पे लेके जाने के लिए मुझे कम हीट देनी पड़ेगी। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो इसलिए हम लोग इसको एयर प्री हीटर कहते हैं, और ये एयर को प्री हीट कर लेता है। और फिर हमारा जब फ्लू गैसेस हैं एयर प्री हीटर से पास करती हैं, तो इधर से पास करती हैं, इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेटर। इसका पर्पज़ ये होता है कि हमारे पास अगर सॉलिड पार्टिकल्स हैं कुछ, तो वो हम सक कर लें, वो एनवायरनमेंट के अंदर ना जाएं, हम लोग उसको रोक लें, उस डस्ट पार्टिकल्स या जो भी कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि हैवी पार्टिकल्स हैं, हम लोग उनको रोक लेते हैं यहाँ पे, यानी उनको फ़िल्टर कर लेते हैं। फिर हमारे पास, क्योंकि ये चिमनी है और चिमनी का जो तकरीबन साइज़ होता है वो 150 मीटर्स या 100 मीटर्स या 80 मीटर्स, वो डिपेंड करता है कि आपका पावर प्लांट कितना हैवी है या कितना बड़े साइज़ का है। तो उसकी बेस पे हम लोग यहाँ पे उसको साफ़ करके यहाँ पे एक और फ़ैन लगाते हैं, जिसका पर्पज़ होता है कि इस एयर को स्पीड से इस चिमनी के थ्रू आउट कर दें। तो इस फैन को हम कहते हैं इंड्यूस ड्राफ्ट फैन। शुरू के अंदर हमने फैन यूज़ किया था फोर्स ड्राफ्ट फैन, जिसका काम था एनवायरनमेंट से एयर सक करके कंबस्टन के लिए आपके कंबस्टन चैम्बर में ले जाए। लेकिन इस इंड्यूस ड्राफ्ट फैन का पर्पज़ ये है कि जो फ्लू गैसेस जो अपना सारा काम पर मतलब परफॉर्म कर चुकी हैं, उनको वापस एनवायरनमेंट में ले जाए। तो फोर्स ड्राफ्ट फैन और इंड्यूस ड्राफ्ट फैन का अगर आप कभी देखें, साइज़ कंपेरिजन करें, तो फोर्स ड्राफ्ट फैन काफ़ी ज़्यादा हैवी और बड़ा होता है, और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट एक छोटा सा होता है उस कंपेरेटिवली फोर्स ड्राफ्ट के, क्योंकि उसका काम जस्ट एयर को आउट करने का रास्ता दिखाना है थोड़ा फोर्सफुली। और लास्ट पॉइंट अब हमारे पास है कि जो हमने कोल यहाँ कंबस्ट किया था, उस कोयल के बाद हमारे पास गंद भी बचेगा, जिसको हम ऐश कह रहे होते हैं, यानी गंद, या आप उसको कह सकते हैं जो जल गया वो गंद कहाँ जाएगा। तो हमारे पास एक नीचे आप आसान अल्फाज में एक मतलब कोल बाउल कंसिडर कर लें। जो कोल बर्न होता है उसका 85% तक हमारे पास वेस्ट मटेरियल इन फॉर्म ऑफ सॉलिड आता है, और 15% हमारे यहाँ एयर की फॉर्म में आउट हो जाता है। तो इस 85% जो हमारे पास यहाँ पे कलेक्ट होता है, उसको हम ट्रक्स के थ्रू या बाकी किसी मेथड्स के थ्रू यहाँ से कलेक्ट करते रहते हैं, और इस पॉइंट को या स्पेस को साफ करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे और हमें पता है बार बार ऐश आती रहनी है। तो उस ऐश को हम लोग बाकी बाद में किसी और स्टेप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं।
उसके भी काफ़ी ज़्यादा पर्पसेस हैं। तो इस तरीके से हमारा एक कोल पावर प्लांट कंप्लीटली चलता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया कि कोल आया कहाँ से, ट्रेन्स के थ्रू, उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया, उसकी कंबस्शन की, फिर हमारे पास 3 स्टेप्स के थे जिसके थ्रू हम लोगों ने वाटर को हीट किया स्टीम में। पहला इकोनोमाइज़र है, फिर हम सुपर हीटर के पास लेके जाते हैं, फिर हम लोग लेके जाते हैं अपने हाई प्रेशर टरबाइन पे, हाई प्रेशर टरबाइन से फिर हम जाते हैं एयर प्री हीटर पे, या इसको हम लोग सॉरी एयर प्री हीटर मैं आपको कह रहा हूँ, इसको रीहीटर कहते हैं, रीहीटर के पास ले जाते हैं, रीहीटर से फिर हम मीडियम प्रेशर टरबाइन पे, फिर लो प्रेशर पे, फिर हम कंडेंसर पे, कंडेंसर से हम लोग कूलिंग टावर्स पे, कूलिंग टावर से फिर हम वापस लेके जाते हैं कंडेंसर, फिर कंडेंसर से हम लोग वापस इकोनोमाइज़र की तरफ अपना पानी ले जाते हैं। तो ये एक कंप्लीट स्टेप है। और हमारी फ्लू गैसेस इनको हीट अप करते करते एयर प्री हीटर से गुजरती हैं, जो शुरू में जो हमारा इनलेट है या जो हमारी गैसेस आ रही हैं या शुरू में एयर हम सक कर रहे हैं कंबस्शन के लिए, उसको हीट करके वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर वापस चली जाती हैं, जो तकरीबन 540 सेल्सियस पे आउट हो रही होती हैं। तो इस तरीके से हमारे सिस्टम काम करता है, और ये हमारी टरबाइंस की कपलिंग हुई होती है जनरेटर के रोटर के साथ, और ये जब मूव करती हैं तो रोटर मूव करता है, जिसकी वजह से फायदा के लॉ कंप्लीट होता है और बिजली प्रोड्यूस हो जाती है, और हम उसको ट्रांसफार्मर से स्टेप अप करके ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू अपने घरों में या अपनी इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर लेते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा दूर लोकेटेड होते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक कंप्लीट कोल पावर प्लांट ऑपरेट करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी इशू है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मुझे लाजमी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड अल्लाह हाफिज़।